आइए दोस्तों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट समझते हैं। इसको हम जी लेटर से संबोधित करते हैं। फंडामेंटली देखते हैं दोस्तों ये काम किस तरह से करता है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये समझ लेते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल उठाऊंगा। ये देखिए एग्जांपल उठाता हूं। मान लेते हैं टेरेस से एक बॉल गिरी, ठीक है, और बॉल किस तरह से गिरी, नीचे की डायरेक्शन में गिरी और बॉल जो है वो फ्री फॉल हो रही है। बॉल पे कोई फोर्स नहीं लग रही है एक्सटर्नली, बॉल फ्री फॉल होके नीचे गिर रही है। जब ये बॉल नीचे गिरेगी दोस्तों तो आप अंडरस्टैंड करिएगा इसका जो मोशन होता है ना बड़ा ही स्मूथ होता है। इस स्मूथ मोशन में अगर हम देखें तो क्या होता है, बॉल जैसी गिरनी शुरू होती है तो इसकी स्पीड जो है ना यहाँ पे वो कुछ इस तरह से बढ़ती है। मान लेते हैं यहाँ पर इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, फिर हो जाएगी 30 और फिर हो जाएगी 40। कुछ इस तरह से इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो इसका मतलब जैसे ही बॉल नीचे आएगी तो उसकी स्पीड काफी तेज होगी, ये हम जानते हैं। बट अगर मैं इस कंसेप्ट को कुछ इस तरीके से देखूं कि इसकी स्पीड का मैं डिफरेंस निकालूं, ये क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये 20 माइनस 10, ये हो जाएगा स्पीड का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक्सेलरेशन। सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यहां पर एक्सेलरेशन होगा इन दोनों पोजीशंस पे। फिर इन दोनों पोजीशंस पे देखो 30 माइनस 20, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन होगा। फिर इन दोनों पोजीशंस पे देखो 40 माइनस 30, ये भी 10 मीटर सेकेंड का -2 होगा। तो इस तरह से हम फंडामेंटली अगर इसको देखें तो एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन अगर हम बॉडी का देखें तो एक्सेलरेशन हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट होता चला जा रहा है। मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट वैल्यू कितनी, जैसे मैंने बोला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन इस बॉडी को मिलता चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी फ्री फॉल बॉडी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अगर नीचे गिरती है उसका एक्सेलरेशन तो साफ फिक्स है, ठीक है। ये बात यहां पर हमने प्रूव कर दी। अब इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हम इस कंसेप्ट को बोल देते हैं। यहां पर इसका फंडामेंटल नाम यहां पर हम इसको देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन यहां यूनिफॉर्म होता है। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी पे, ठीक है। ये भी ग्रेविटी ही हो रही थी, जैसे कोई बॉडी नीचे गिर रही थी तो जो फ्री फॉल बॉडी थी उस पर क्या फोर्स लग रही थी, उस पर ये जो नीचे की डायरेक्शन में ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो लग रही थी। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे पुल कर रही थी बॉडी को, तभी तो वो फ्री फॉल हो रही थी। अच्छा, तो अब हम यहां देख रहे थे जी जो है उसको क्या बोलते हैं, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये कहता है जब फ्री फॉल बॉडी होगी तो एक्सेलरेशन जो मिलेगा उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, वो यहां पर हम देखें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आती है। इसको हम आगे कैलकुलेशन से भी प्रूव करेंगे, बट ये एक जो वैल्यू होती है इसको हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेकर चलते हैं। चाहे इस दुनिया में कोई भी बॉडी है उसको इतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलता है, चाहे छोटी बॉडी है चाहे बड़ी बॉडी है, और ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है साहब। इसको आगे फंडामेंटली समझते हैं कैसे हम इस चीज को कह रहे हैं। एक छोटा सा एक और इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं ये फ्री फॉल बॉडी का एग्जांपल था, तो इसी तरह से अगर हम बोलें कि हम मान लेते हैं हम कोई बॉल थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने बॉल को थ्रो किया तो बॉल क्या करती है, बॉल देखिए यहाँ ऊपर जाती है ऐसे करके और फिर नीचे करके ऐसे आती है, ऊपर करके ऐसे जाती है और फिर नीचे करके दोस्तों यहाँ ड्रॉप हो जाती है। तो अगर हम इसकी मोशन की अंडरस्टैंडिंग लें तो सबसे पहले बॉल यहाँ तक पीक में जाएगी, ठीक है। तो जो स्पीड यहाँ से यूजर ने थ्रो करते टाइम उसको दी थी उस स्पीड से वो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये तो वेरी करेगी, पर जब वो पीक से नीचे आएगी, ये वाला जो मोशन है बॉडी का, ये वाला जो बॉल का मोशन है, ये है फ्री फॉल। यहां से बॉडी फ्री फॉल होके नीचे गिरेगी। सो जब थ्रो अपवर्ड है और फिर डाउनवर्ड नीचे जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें क्या लग रहा है, एक तरीके की रिटार्डेशन, इस एक तरह का एक्सेलरेशन लग रहा है। वो एक्सेलरेशन क्या है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको कहीं कहीं पे आप रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। बट इसकी वैल्यू वही होने वाली है। वैल्यू क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो कैलकुलेशंस में हम कभी कभी माइनस भी ले लेते हैं इसको यहाँ पे, और जैसे ही माइनस क्यों ले रहे हैं, करते आके यहाँ पे, ठीक है, ये ले लेते हैं। और ये क्या चल रही है, यहां से जैसी एक्सेलरेशन इतना हो रहा है, यहां पर आकर क्या हो जाएगा, एकदम से जीरो है। क्यों, क्योंकि बॉडी यहां पर स्टॉप हो गई। सो ये थ्रो का केस भी एक बार अंडरस्टैंड करने की जरूरत है हमें यहाँ पे। बट वैल्यू रिटार्डेशन की जो हम इसमें रिटार्डेशन समझ रहे हैं वो भी 9.8 मीटर पर सेकेंड ही होने वाली है, ठीक है। आइए दोस्तों हम कैलकुलेशंस पे चलते हैं।
कैलकुलेशन देख लेते हैं क्या होने वाली है। मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर ये स्टोन रखा हुआ है, ये बॉडी है, इसको स्टोन बोल देते हैं, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर स्टोन का एक मास होगा, बहुत ही छोटा सा मास होगा, m से ले लेते हैं, अर्थ का मास बड़ा है, m ले लेते हैं, ठीक है। और जैसे मैं कहता हूं कि भाई स्टोन और अर्थ बिल्कुल एकदम बहुत ही नजदीक हैं, तो इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो मान लेते हैं r इस तरह से है, सब बिल्कुल सटे हुए हैं। और ये क्या है, r इज नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ ही हो जाता है यार, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको लेकर चलते हैं। तो जो बॉडी स्टोन, अच्छा अब देखिए स्टोन है, अच्छा अब जब इस स्टोन इस फ्री फॉल हो रहा है, स्टोन नीचे गिर रहा है यहां से, तो इस पर क्या फोर्स लग रही है, इस पर एफ फोर्स लग रही है। ये फोर्स क्या है, ये फोर्स अर्थ ही तो लगा रहा है, और इस फोर्स का नाम क्या होता है, हम बोलते हैं ग्रेविटी। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स यही तो होता है। और इस फोर्स का फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है, एफ इजिकल टू जी मास ऑफ स्टोन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय जो इनके सेंटर का डिस्टेंस आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक बात हो गई, इसका मतलब ये फर्स्ट हो गया। बट ये जो फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर मैं इसी को एक्सेलरेशन के तरीके से देखूं, अगर मैं इसको एक्सेलरेशन के माध्यम से देखूं, इसको मोशन के माध्यम से देखूं, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका स्टोन का मास क्या था m, इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है a, ठीक है। सो इस फोर्स की वैल्यू अब मोशन के हिसाब से क्या हो रही है, एफ इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी तो इसकी वैल्यू हो सकती है। सो यही जो फोर्स है दोनों बैलेंस हो रही है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो फोर्स इस पे लग रही थी ना एफ, इसकी वैल्यू यहां पर थी जी एम एम आर स्क्वायर, और इसी फोर्स की वैल्यू यहां पर मास इंटू एक्सेलरेशन थी। भाई मोशन के टर्म्स में मैंने ये बात कर दी, और ग्रेविटी के टर्म्स में मैंने ये वाली बात करती, दोनों बातें रख ली मैंने। सो मोशन जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो ग्रेविटी की वजह से ही तो हो रहा है। तो इसका मतलब ये बराबर फोर्स है आपस में, ये इक्वल फोर्स है, ये दोनों बराबर फोर्स है। ये फंडामेंटल मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो एफ है ये मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है। इसको मैं 2 बोल देता हूं, ठीक है ना। मेरा कंसेप्ट आपको भी समझाया है, ठीक है ना। इसी कंसेप्ट को हम अगर आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए, आपको क्या मिलने वाला, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी एम छोटा फिर m बड़ा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये देखिए m, इस छोटे m से छोटा m कट गया, और आपको यहाँ किसकी वैल्यू मिलने वाली है, आपको यहाँ एक्सेलरेशन मिलेगा। ये क्या है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, और ये m क्या है और ये a क्या है, यही तो है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ये क्या है, फिक्स वैल्यू है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। कांस्टेंट कैसे होगा, कैलकुलेट करके दिखाता हूं, क्योंकि g भी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ का भी कांस्टेंट, अर्थ का मास भी कांस्टेंट है, और जो रेडियस है अर्थ का वो भी कांस्टेंट है। इसी को हम अभी कैलकुलेट कर कर देखते हैं। सो कैलकुलेशन यहां पर देख लेते हैं इसकी। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझते हैं। कैलकुलेशन यहां देख लेते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए आप। g की वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई किलोग्राम स्क्वायर। फिर आप आइए यहाँ पर मास देख लीजिए अर्थ का कितना होता है, 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। फिर आप देखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, इतना होता है। स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं ये सारी की सारी, यहाँ पर रख दीजिए, एक्सेलरेशन आपको निकल जाएगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू रख दीजिए, जी क्या आएगा 6.7 इंटू 10 की पावर -11, मास क्या है, मास है 6 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय रेडियस क्या है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, इसका होल स्क्वायर। यहां पर इसका होल स्क्वायर हो गया। कैलकुलेट कर लीजिए, आपको यहां पर एक्सेलरेशन इजिकल टू जी, जो हम पीछे बोले थे ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम इसकी बात कर रहे थे, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आने वाली है, उसकी वैल्यू सिंपल है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पर कैलकुलेट, कुछ अप्रोक्सीमेटली इसको 10 मीटर पर सेकंड भी हम कहीं कहीं पर अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, बट ये जस्ट एक फंडामेंटल है। बट जनरली वैल्यू यही चलती है, यही स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू, जनरली वैल्यू यही चलती है, यही इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। सो लिख दीजिए क्या है ये स्टैंडर्ड वैल्यू, जैसे मैंने पीछे लिखा था स्टैंडर्ड वैल्यू। इसको इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन किन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे वेरी करता है। क्या ये वेरी करता है, पहले ये समझते हैं, और किन किन फंडामेंटल प्रिंसिपल पे इसकी वैल्यू वेरी करती है। वैसे तो ये फिक्स वैल्यू होती है,
ठीक है ना। वैसे तो ये फिक्स वैल्यू होती है, बट क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं, क्या क्या ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पर इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है दोस्तों। आइए इसको समझ लेते हैं। आइए दोस्तों यहां पर समझते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो हम बात कर रहे थे, इसका फंडामेंटल कंसेप्ट था कि इसकी एक वैल्यू आ रही थी G इज इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सो हम अर्थ की बात करें, ये सारी चीजें हमने अर्थ जो मास है उससे ली है, और अर्थ के ऊपर एक छोटा सा यहां पर एक बॉडी हमने रखी हुई थी जिससे हमने ये सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको दिखाई। बट यहां पर एक बात समझिए, आपकी जो G की वैल्यू है जो मैंने पीछे आपको बताया था, ये वैल्यू फिक्स होती है, बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बट क्या फैक्टर्स हैं जो G की वैल्यू वेरी करें, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले G को अगर हम समझे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दो कंपोनेंट पर डिपेंड करती है, एक तो मास ऑफ अर्थ और रेडियस का जो स्क्वायर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो मास ऑफ द अर्थ के तो डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल और रेडियस के इनवर्सली है। दो चीजें आपको यहां पर नजर आती हैं। सो मास जो है अर्थ का वो तो चेंज नहीं होता, मास तो कांस्टेंट रहता है। सो ये वाला जो फंडामेंटल है इसको तो हम अभी छोड़ देते हैं, बिकॉज मास इज अ कांस्टेंट वैल्यू। भाई अर्थ का मास चेंज थोड़ी ना होगा रोज रोज, ठीक है। बट आर की चर्चा करते हैं। रेडियस जो होता है इसकी बात कर लेते हैं। क्या रेडियस चेंज होता है अर्थ का? एक बार समझ लेते हैं इस कंसेप्ट को दोस्तों। देखिए अर्थ की यहां पर ना दो तरह की शेप मैंने बनाई हुई है। ये जो शेप राउंड वाली शेप है जो यहां मैंने फर्स्ट में बनाई हुई है, वो शेप का क्या है, ये सर्कुलर होती है। ये हम साइंटिफिकली देखें तो कैलकुलेशंस वगैरह में, थ्योरम्स वगैरह में, लॉज वगैरह में, इन सबको निकालने के लिए यही शेप दी जाती है, और आमतौर पे 99% आपको यही शेप मिलेगी। बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, सेकंड में प्रैक्टिकल अप्रोच है, और एक्चुअली ऐसी ही होती है। अर्थ की एक शेप जो अर्थ की शेप जो होती है वो ओवल स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है साहब। ये बात हम यहां देख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये ओवल स्ट्रक्चर में होती है, तो अगर मैं सर्कुलर में जाऊं तो सर्कुलर में डिस्टेंस ये रेडियस आर था, बट ओवल में जाऊं, ओवल में तो रेडियस आर नहीं होता, ओवल में तो जो रेडियस है वो चेंज होता रहता है। सो अगर हम देखें, सो मान लेते हैं आपका स्टोन जो हम पीछे बात कर रहे थे वो सर्कुलर शेप में यहां रखा है। जी साहब सर्कुलर शेप में वो यहां पर रखा रहे, चाहे वो यहां पर रखा रहे, उसको तो आर सेम ही मिलने वाला है फर्स्ट वाली फिगर में। बट अगर मैं इसी स्टोन को ओवल शेप में रखूं तो देखिए इसका जो डिस्टेंस है, स्टोन का जो डिस्टेंस है, देखिए वो जो सेंटर है ओवल से वो अलग अलग आ रहा है। यहां पर देखिए इसका डिस्टेंस अलग आता है और यहां पर इसका डिस्टेंस अलग आता है। तो यहां बोल दीजिए इसका मान लेते हैं R1 आ रहा है, यहां R2 आ रहा है, और जो R2 है डिस्टेंस वो बड़ा है R1 से, ठीक है ना। प्रैक्टिकली अगर आप देखिए ओवल शेप है, ठीक है ना, उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट बड़ा होता है, वर्टिकल पार्ट छोटा होता है। वर्टिकल पार्ट जो होता है उसके टॉप को पोल बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होता है इस लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। पढ़ा है ना ज्योग्राफी में, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। वही चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं मुझे। बट अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो हमने क्या कहा था, हम आर की चर्चा यहां करने लगे थे। तो आर मैंने देखा पीछे R1 है और R2 है, और जैसे हमने देखा R2 बड़ा है, ये हमने चीज यहां बना के देखी। सो इसीलिए हम कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ एट द पोल इज मिनिमम, ठीक है जी। ये बात हमने देखी कि रेडियस जो पोल पर है, रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल, पोल पर जो रेडियस है, और ये वाला रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर, ठीक है। सो इक्वेटर पर रेडियस क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और पोल पर रेडियस मिनिमम होता है। दोनों चीजें आपके सामने मिल जाती हैं। सो मैक्सिमम रेडियस होता है, मिनिमम रेडियस होता है। रेडियस जो है अगर ये चेंज हो रहा है तो इसका मतलब साहब जो G की वैल्यू है ना वो भी वेरी करेगी, और वो फिक्स नहीं होगी, नॉट फिक्स्ड, ठीक है जी। प्रैक्टिकल हमने चीज देखी थी, प्रैक्टिकल चीज से हमने निकाल लिया। अच्छा अब यहां पर कंसेप्ट आता है। सो ये कंसेप्ट हम लेकर चल रहे थे कब, ये कंडीशन हम कब लेकर चल रहे थे, जब हम केस इसको 1 ले लेते हैं, जब हम स्टोन को रख रहे थे सरफेस ऑफ द अर्थ। स्टोन कहां था, स्टोन इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये बात तब कही जा रही थी, ठीक है ना। तो यहां लिख दीजिए ऑन द
सरफेस ऑफ द अर्थ। ये केस तब था और ये बात तब कही जा रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसी को यहां देखूं तो देखिए आर की वैल्यू डिपेंड कर रही थी रेडियस के इनवर्स स्क्वायर के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं, दो मेरे को पॉइंट मिले थे, एक तो पोल मिला था साहब और एक मुझे इक्वेटर मिला था, ठीक है ना। सो पोल पर क्या है, पोल पर आर की वैल्यू है मिनिमम, तो इसका मतलब क्या है, जी की वैल्यू पोल पर क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है ना। इसको पी पोल से संबोधित कर दीजिए। अच्छा, अगर हम यहां देखें इक्वेटर पे, तो आर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, R2 थी, यहां पर R1 थी, ऐसे लिख देते हैं। सो जी की वैल्यू इक्वेटर पे ई से लिख देंगे तो क्या होने वाली है, मिनिमम होने वाली है। सो मैक्सिमम और मिनिमम का ये खेल है, ठीक है ना। सो जो जी की वैल्यू है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कहां सबसे ज्यादा लग रहा है, वो पोल पर सबसे ज्यादा लग रहा है। तो ये कंक्लूजन हम यहां ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कंक्लूजन बनाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल। पोल पर मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगी और ग्रेविटेशनल फोर्स इज मिनिमम एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर उसकी फोर्स मिनिमम बनेगी। सो दोनों ही चीजें आपके सामने यहां पर कंक्लूजन में निकाली गई हैं। सो केस वन, जब हम सरफेस ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, इस तरह से निकाला जा रहा है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा बॉडी को जब वो पोल की तरफ होगा, और मिनिमम एक्सेलरेशन मिलेगा बॉडी को कि जब वो कहां पर होगा, इक्वेटर की तरफ होगा। आइए इसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक और केस बनाते हैं इसी पे। सो दोस्तों, एक केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में क्या है, व्हेन बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए अब यहां पर क्या है, आपको एक बॉडी लेनी है जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ से मूव करे, अवे की तरफ मूव करे, मतलब दूर चली जाए। ऐसी कौन सी बॉडी होगी, आप पत्थर को उछाल सकते हैं इतना ऊंचा कि वो बहुत ऊंचा चला जाए, नहीं। इसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल उठाते हैं। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल उठाया, आपने अर्थ लिया और दूसरी बॉडी आपने क्या ले ली, आपने यहां पर साहब रॉकेट ले लिया, ठीक है। जब आपने रॉकेट लिया तो रॉकेट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ काफी आसानी से चला जाता है और काफी लंबा चला जाता है। सो आप रॉकेट को यहां से पकड़ेंगे और उड़ा देंगे ऐसे ऊपर की तरफ, अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एग्जांपल मिल गया आपको, ठीक है जी। अब कैलकुलेशन पर आते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, हम इस टाइम जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो जो बॉडी है, जब ये अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ हो गई, बॉडी क्या है, रॉकेट, तो इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगेगा जब ये काफी ऊपर निकल जाएगी। तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू, अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यू लें तो जी इज इक्वल टू जी का ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर पे देखिए क्या है, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर होता क्या है, आर होता है डिस्टेंस between the center of two bodies। तो यहां पर किसका डिस्टेंस मापा जा रहा है, रॉकेट के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस मापा जा रहा है। ये बात यहां आर स्क्वायर कहता है। तो यहां पर इस कैलकुलेशन में आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं सेंटर ऑफ रॉकेट ये मैंने बना दिया, यहां से साहब ये देखिए सेंटर ऑफ अर्थ मैंने यहां बना दिया, ये हो गया आपका आर, ये होगा यहां पर आर। बट आर कैसे निकालेंगे यहां पे, ठीक है ना। अच्छा, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग अब हम लेते हैं। देखिए मान लेते हैं इसी एग्जांपल में रॉकेट आपका यहां सरफेस ऑफ द अर्थ से यहां रॉकेट आपका 1000 किलोमीटर निकल गया। यहां लिख दीजिए 1000 किलोमीटर रॉकेट निकल गया, इसको आर अवे बोल दीजिए, अवे आर, ठीक है। अच्छा, ये जो रेडियस है, ये यहां तक का जो रेडियस है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये कितना होता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसको आप यहां पर आर अर्थ बोल दीजिए, भाई रेडियस ऑफ अर्थ को आपने आर अर्थ बोल दिया, ठीक है। सो दो चीजें आपके पास आ गई। अब यहां पर आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है आपकी आर अवे, एक तो जो अवे चला गया, प्लस ऑफ दूसरा जो रेडियस ऑफ अर्थ है, भाई रेडियस ऑफ अर्थ है, ये आपने यहां पे ले लिया। सो अंडरस्टैंडिंग अब आप देखिए, अब आपने रेडियस ऑफ अर्थ ले लिया, दूसरे पेन से बना लिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। सो आर इज इक्वल टू आर अवे प्लस आर अर्थ
ठीक है साहब, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, सो इन दोनों का भी स्क्वायर यहां हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाते हैं और फंडामेंटली देखते हैं किस तरह से चीजें होने वाली हैं। मास क्या है, मास ये है अर्थ का मास, ठीक है ना, वो भी कांस्टेंट दिया हुआ है। जी क्या है, वो भी कांस्टेंट दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो जब एक रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ गया, सरफेस ऑफ द अर्थ से काफी ऊंचा निकल गया, 1000 किलोमीटर लगभग निकल गया, ये प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल हम उठाते हैं। सो क्या चेंजेस आएंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बैठा हुआ है। सो इस केस में क्या होगा देख लेते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट आर तो आपका बढ़ गया है यहाँ पे। सो इसका मतलब क्या है, कैलकुलेशन के हिसाब से हमें जी की वैल्यू काफी कम मिलने वाली है। कैलकुलेट करते हैं तो देखिए हम प्रूफ अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ आर अवे लिख दीजिए, आर अवे कितना है, 1000 किलोमीटर प्लस रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है आपका 6.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर्स, ये किलोमीटर्स में आ गए, स्क्वायर हो गया। इसी चीज को मीटर में कर दीजिए, मीटर में कितना होगा, ये मीटर में हो जाएगा 7.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर मीटर में वैल्यू आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आने वाला है 54.76 इंटू 10 की पावर 12 मीटर, इतना आ जाएगा। यही चीज इस फंडामेंटल फॉर्मूला में रख दीजिए, ठीक है। क्या आएंगी कैलकुलेशंस देख लेते हैं। देखिए जी की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 की पावर -11, अर्थ का मास है 6 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय जो नीचे था आर स्क्वायर वो आपने निकाल लिया, ये था 54.76 इंटू 10 की पावर 12। जी इज इक्वल टू न्यूमरेटर क्या आएगा, न्यूमरेटर कैलकुलेट कर लीजिए, 40.2 इंटू 10 की पावर 13 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 54.76 इंटू 10 की पावर 12 आ रहा है। सो जी की वैल्यू आपके सामने आती है अब 7.34 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये वैल्यू आती है, ठीक है साहब। तो इसका मतलब क्या है, क्या हम कंक्लूजन इससे ड्राइव कर सकते हैं। सो जैसे जैसे आर जो है बढ़ा, ठीक है ना, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ी वैसे वैसे जी की वैल्यू कम हो गई, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या है, एज अ बॉडी, कंक्लूजन लिखिए, एज अ बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब वो अर्थ के सरफेस से अवे मूव करेगी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल रिड्यूस। और इसका कंक्लूजन क्या होगा, इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, देखिए कंक्लूजन पे कंक्लूजन निकले जा रहे हैं। इससे कंक्लूजन निकलेगा कि बॉडी विल फील लेस ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। सो बॉडी पर क्या होगा, कम ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी महसूस करने लगेगी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो गया। एक्सेलरेशन क्यों कम हुआ, क्योंकि वो बॉडी काफी ऊंची निकल गई थी। इसी चीज को फंडामेंटली अगर हम कैलकुलेट करें तो हमने जो जी की वैल्यू कैलकुलेट करी है, जैसे हमने अभी यहां अवे की बात करते हैं, ठीक है ना, अवे पर देखते हैं जी क्या क्या आ रहा है, इसका स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। मान लेते हैं अवे को हमने 1000 किलोमीटर लिया था, ठीक है। मान लेते हैं एक वैल्यू ले लेते हैं 5000 किलोमीटर, आप ये खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक काफी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं 30,000 किलोमीटर से लेके 40,000 किलोमीटर की एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। सो ये वैल्यू ऑलमोस्ट सैटेलाइट्स की हो जाती है, सैटेलाइट्स इतनी ऊंची चले जाते हैं, ठीक है। 5000 किलोमीटर पर भी चला गया। सो 1000 पर जब हमने वैल्यू देखी थी तो क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं इनकी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या क्या है, अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात कर रहे थे, 1000 पे हमने निकाला अभी 7.34 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर। 5000 किलोमीटर पे निकाला तो कितना आया, 3.08 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और 30,000 से 40,000 किलोमीटर पे निकाला तो कितना आया, बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम हो जाएगा, ये आएगा 0.20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब अंडरस्टैंड करिए इन तीनों वैल्यू से क्या हो रहा है, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है, आर इंक्रीज हो रहा है, वैसे 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 ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। सो जी इज मिनिमम। और कहां तक मिनिमम जाएगी, ये ऑलमोस्ट जीरो चली जाएगी। तो इसका मतलब जो सैटेलाइट के केस में हम देखें 30,000 से 40,000 किलोमीटर जब वो ऊपर निकल जाता है तो आर की वैल्यू जो जी की वैल्यू है वो
काफी कम हो जाती है और जीरो हो जाती है। सो जी की वैल्यू बिल्कुल मिनिमम जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, सैटेलाइट जो हैं वो जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। सो कुछ आप ऐसे देख सकते हैं, यहां अर्थ है और ये जो डिस्टेंस है ना यहां तक, सो कुछ आप ऐसे देख सकते हैं कितनी दूर निकल गया देखिए, ठीक है ना। यहां मैंने बनाया है आपका, ये देखिए यहां मैंने आपका बना दिया, ये आपका जो रॉकेट है सैटेलाइट जो ऊपर भेज रहा था, और यहां आपका मैंने बना दिया अर्थ, कितनी दूर निकल गया। तो इसको मैं ऑलमोस्ट जैसे आपको ना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यही हो गया आपका 30,000 से लेके 40,000 किलोमीटर। और फिर क्या होता है, फिर ये जो ऑर्बिट, फिर ये जो सैटेलाइट होता है, यहां जैसे ही ये रॉकेट सैटेलाइट को छोड़ेगा तो ये क्या होगा, ये अपने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने लगेगा, ठीक है ना। सो अपना ऑर्बिट में घूमने लगेगा और इसको क्या होगा, जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको यहां से मिलने लगेगी, बिल्कुल मिनिमम जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स पर ये काम करेगा। सो इसीलिए हम कहते हैं जब सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो उसको ऑलमोस्ट जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। सो अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसकी वैल्यू देखें, अगर हम थोड़ा साइंटिफिकली देखें, रिसर्च करें, तो इसकी वैल्यू कुछ 36,000 किलोमीटर के आसपास आती है। अगर इतना ऊपर ये निकल जाता है सरफेस ऑफ द अर्थ के, तो हम कह सकते हैं इसको जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां महसूस होने लगती है। इसी फंडामेंटल से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तीसरा केस देखते हैं। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में आपके सामने एक बात आती है कि एज बॉडी moves inside the earth, inside the earth। भाई अब बॉडी कहां मूव कर गई, अर्थ के अंदर मूव कर गई। कैसे करेंगे, ये देखिए अर्थ था, अर्थ के अंदर मान लेते हैं बॉडी ऊपर रखी हुई है, ये मान लेते हैं कोई पत्थर ऊपर रखा हुआ है, मैंने रेड कलर से बना दिया। इसको ड्रिल करेंगे, यहां से ड्रिल बनाएंगे, ये देखिए ड्रिल बन गई यहां से अर्थ के अंदर ड्रिल। मैंने देखिए इस तरह से, ये देखिए रेड से ही मैंने ड्रिल बना दी और इस पत्थर को अंदर करेंगे, अंदर करेंगे। कितना अंदर करेंगे भाई, सेंटर ऑफ अर्थ तक ले आएंगे, ठीक है। क्या क्या कैलकुलेशन होंगी देखिए, जी की जो फंडामेंटल वैल्यू है, जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होती है, ठीक है जी। अब देखिए जैसे ही आप आर को यहां मिनिमम करे जा रहे हैं, आपको आर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। भाई आप सरफेस ऑफ द अर्थ से नीचे आ रहे हैं, तो दोनों बॉडी जो है, ये जो स्टोन है और ये जो अर्थ है, इसमें क्या हो रहा है, इनके सेंटर में जो डिस्टेंस है इनके सेंटर का वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब आर मिनिमम होता जा रहा है। तो उसका मतलब क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है कि जी आपका बढ़ेगा, जी मैक्सिमम होता चला जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं अगर हम मैथमेटिकली सोचते हैं। बट अगर हम लॉजिकल सोचते हैं, सो जी की वैल्यू यहां पर क्या होती है, डिक्रीज होती है जब हम अंदर चले जाते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ से। क्यों, क्योंकि जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, सेंटर पर मापा गया है कि जी जो होता है ना वो जीरो होता है। ये स्टैंडर्ड होता है कि जी की वैल्यू इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर सेंटर ऑफ द अर्थ पर जीरो है तो इसका मतलब क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ से, आप सरफेस ऑफ द अर्थ से चले और आपको सेंटर ऑफ द अर्थ पहुंचना है, यहां पर जी की वैल्यू जीरो है, मिनिमम है। तो इसका मतलब यह है कि जो यहां से हम शुरू किया था, हम धीरे 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 करके बिल्कुल नीचे तक आ गए थे। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहां डिक्रीजिंग ट्रेंड पे चल पड़े थे, डिक्रीज कर रहे थे, आर की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे थे। सो एज वी गो इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, लिख लीजिए इस बात को, लॉजिकली मैं ये बात कह रहा हूं, ठीक है। मैथमेटिकली तो ये हो रही है, ठीक है, बट लॉजिकली मैं ये बात कह रहा हूं कि एज वी गो इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स will start decreasing and body will feel less accelerated so body will feel less accelerated मतलब बॉडी जैसे जैसे अंदर जाएगी वो लेक्स उसको कम से कम एक्सेलरेशन मिलेगा। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बॉडी को कहां मिला, सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बॉडी को सरफेस ऑफ द अर्थ पे मिला। तो ये बात भी लिख दीजिए, बॉडी विल गेट मैक्सिमम जी और एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पे उसको मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहां मिला है। तो तभी हम लॉजिकली जो थिंकिंग है उसको
ट्रू मानते हैं और मैथमेटिकली बोलते हैं नहीं, ये कैलकुलेशन में भी नहीं आ रहा था, ऑल्दो ये कैलकुलेटिव था बट ये लॉजिकल नहीं था। तो इस अप्रोच को हम यहां नहीं लेके चलेंगे, मैथमेटिकल वाली को, लॉजिकल को लेके चलेंगे। सो डी डिक्रीज इस तरह से होता है और मैक्सिमम होता है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। ये फंडामेंटल हम केस 3 से निकालते हैं जब हम किसी भी बॉडी को अर्थ के अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं, अर्थ के अंदर उसको डालने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे था वो स्टोन की वैल्यू, स्टोन क्या एक्सपीरियंस कर रहा था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, और जी की वैल्यू जो सेंटर पे फेस कर रहा था वो था इजिकल टू 0। सो 9.8 से यहां से लेके 0 तक आएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा है डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। सो वही चीज लॉजिकली भी साइंटिस्टों ने यहां प्रूव करी है, ठीक है ना। सो मैक्सिमम वैल्यू 9.8 है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, मिनिमम वैल्यू लिख दीजिए इस बात को, ये है मिनिमम वैल्यू और ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह से हम इस फंडामेंटल कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं।